हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर से पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, और जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूं वह एमए के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी टॉपिक है। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल डेवलपमेंट बताया था, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में और पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी राजनीतिक विकास के तहत मैंने आप लोगों को राजनीतिक विकास का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति से अवगत कराया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को राजनीतिक विकास के विशेषताएं, साधन और राजनीतिक विकास के बाधक तत्व, राजनीतिक विकास की साधन और राजनीतिक विकास के बाधक तत्वों से अवगत कराऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम राजनीतिक विकास की विशेषताओं को देखते हैं कि राजनीतिक विकास की विशेषताएं क्या है। राजनीतिक विकास की विशेषताएं विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई हैं, विभिन्न विद्वानों के द्वारा व्याख्यायित की गई हैं, और उनमें से मैं आप लोगों को लुसियन पाई और आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषताओं से अवगत कराऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक विकास जो है वह राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन है, राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिकीकरण है। जैसा विभिन्न विद्वान कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार का आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास है। वहां जब राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, बहुआयामी परिवर्तन होते हैं, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौतिक, आर्थिक, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो उस परिवर्तनों को हम राजनीतिक विकास की संज्ञा देते हैं। और जब राज्य व्यवस्थाओं में या सिस्टम में और सिस्टम में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, तो उसको हम राजनीतिक विकास की संज्ञा देते हैं। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की 3 प्रकार की विशेषताएं बताई हैं। उसने बताया है कि जिस राजनीतिक व्यवस्था में इन 3 प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, तो यह माना जाता है कि वहां पर राजनीतिक विकास हुआ है, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ है। जैसा कि लुसियन पाई हैं, आमंड और पावेल हैं, कोलमैन हैं, डेविड इप्टर हैं, इन्होंने विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, और विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करके इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया कि राजनीतिक विकास है क्या, विभिन्न देशों में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, किस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो इन्होंने विकसित देशों का अध्ययन किया, विकासशील देशों का अध्ययन किया, और स्पेशली यह विकासशील देशों के राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, और यह विकासशील देशों के राजनीतिक व्यवस्थाओं से विकसित देशों के राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करते हैं। तो आइए देखते हैं लुसियन पाई की अवधारणा। लुसियन पाई ने 3 प्रकार की विशेषताएं बताई हैं राजनीतिक विकास की। पहला है समानता, दूसरा है क्षमता, और तीसरा है विभिन्नीकरण, इक्वलिटी, कैपेसिटी, डाइवर्सिफिकेशन। ये 3 प्रकार की विशेषताएं किसी भी राजनीतिक समाज में पाई जाती हैं जहां पे राजनीतिक विकास होता है। जैसे समता या समानता, इक्वलिटी को यह राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक तत्व मानते हैं। इनका कहना है कि किसी भी राजनीतिक समाज में समानता आवश्यक रूप से पाई जाती है। जो हमारा पॉलिटिकल सोसाइटी होता है या पॉलिटिकल सिस्टम होता है, इस पॉलिटिकल सिस्टम में समानता आवश्यक रूप से पाई जाती है, जो इक्वलिटी होती है। इक्वलिटी से तात्पर्य क्या है इनका, लुसियन पाई का? इक्वलिटी से तात्पर्य यह है कि पहली बात कि सभी लोगों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी हो, राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी, और राजनीतिक व्यवस्था में जन सहभागिता हो, सभी लोगों की जन सहभागिता हो, यानी कि ईमानदारी पूर्वक, निष्पक्षता पूर्वक उस राजनीतिक व्यवस्था में अधिकांश लोगों की जन सहभागिता हो, अधिकांश लोगों की भागीदारी हो, और जो जन सहभागिता हो वह भेदभाव पूर्ण रहित हो, यानी कि जिस राजनीतिक समाज में भेदभाव होता है वहां पे हम राजनीतिक विकास की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन समाज में लोगों की भागीदारी नहीं होती है और लोगों की भागीदारी भेदभाव रहित नहीं होती है, तो ऐसे राजनीतिक समाजों में हम विकास की संभावना नहीं कर सकते हैं, विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में जो राजनीतिक भागीदारी है, जो जन सहभागिता है, वह भेदभाव पूर्ण रहित है। जैसा कि हमारे संविधान में ही कह दिया गया है कि किसी भी नागरिकों के साथ
केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए भेदभाव नहीं किया जा सकता है, चाहे वह राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वह सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वह धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे वह आर्थिक व्यवस्था है, किसी प्रकार की, यानी कि संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की गई है हमारे राजनीतिक व्यवस्था में नागरिकों की। तो हम कह सकते हैं कि भारत का विकास हुआ है, भारत का राजनीतिक विकास हुआ है। और फिर इनका कहना है कि कानून जो है वह सर्वव्यापक हो, कानून सर्वव्यापक हो, कानून इस तरह से बने कि उस कानून सबके ऊपर लागू हो, सबके ऊपर समान रूप से लागू हो, एक ही कानून हो और वह कानून संपूर्ण देशवासियों पर लागू हो और उस कानून में लोगों की जनसहभागिता हो, लोगों की जनसहभागिता हो। कानून निर्माण यानी कि विधि निर्माण में जनता की भी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, जनता के सहमत से कानून बनाया जाए। और राजनीति में सबकी भागीदारी हो, यानी कि राजनीतिक भर्ती हो, सभी लोगों को ऐसे अवसर प्रदान किया जाए कि उनको राजनीतिक रूप से भर्ती किया जा सके, प्रशिक्षण किया जा सके। यानी कि यह क्या है, यह समानता है। यानी कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं जिस भी समाज में, यानी कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं जिस भी समाज में होती है या जिस भी देश में होती है, जिस भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में होती है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वहां पर सबको राजनीतिक समानता प्राप्त है। और जब राजनीतिक समानता प्राप्त है तब हम राजनीतिक विकास की ही बात कर सकते हैं, अन्यथा यदि राजनीतिक व्यवस्था में किसी की भी भागीदारी न हो, किसी का भी कोई योगदान न हो, यानी कि जनता का कोई योगदान न हो, तब हम राजनीतिक व्यवस्था के विकास की बात नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस्लामिक कंट्री में वहां के जो कानून होते हैं वह शरीयत के हिसाब से चलते हैं और अधिकांश इस्लामिक कंट्री में राजशाही व्यवस्थाएं आज भी कायम है। तो हम उन इस्लामिक कंट्री में राजनीतिक विकास की बात नहीं कर सकते हैं। आज भी वहां पर परंपरागत सभ्यता बनी हुई है, परंपरागत समाज बना हुआ है, परंपरागत कानून बने हुए हैं और उनमें हम बहुत अधिक मॉडर्नाइजेशन की बात नहीं कर सकते हैं, बहुत अधिक राजनीतिक विकास की बात नहीं कर सकते हैं। दूसरा है क्षमता। पाई के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में क्षमता की विभिन्न विशेषताएं होती हैं। यानी कि क्षमता से आप क्या समझते हैं, यानी कि राजनीतिक क्षमता होनी चाहिए। राजनीतिक क्षमता का मतलब क्या है कि जो समाज से उठने वाली विभिन्न प्रकार की मांगे हैं, उन मांगों का समुचित समाधान उस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा होना चाहिए। समाज से जो भी मांगे उठती हैं, उन मांगों का समुचित समाधान राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा होनी चाहिए। और जो विभिन्न प्रकार के विवाद होते हैं, समाजों में विभिन्न प्रकार के विवाद होते हैं, उन विवादों का तर्क संगत आधार पर निपटारा होना चाहिए। और शासन की प्रभावकारिता होनी चाहिए। शासन को लोगों का समर्थन होना चाहिए, यानी कि लोगों के द्वारा शासन को इतना समर्थन प्राप्त हो कि वह अपनी क्षमता का खुलकर प्रदर्शन कर सके, अपनी क्षमता का उपयोग कर सके। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की प्रशासकीय निपुणताएं भी होनी चाहिए, प्रशासकीय कार्य क्षमता होनी चाहिए। प्रशासन के पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह विभिन्न प्रशासकीय मामलों का, प्रशासकीय समस्याओं का निपटारा कर सके और जनता के साथ तालमेल स्थापित कर सके। और जो प्रशासन हो वह तर्क संगत आधार पे हो, बुद्धि संगत आधार पे हो। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में इतनी क्षमताएं होनी चाहिए कि वह विभिन्न समस्याओं का सामना कर सके, विभिन्न प्रकार के निर्णय बना सके, आपातकाल का सामना कर सके, इत्यादि विभिन्न प्रकार की विशेषताएं इन राजनीतिक व्यवस्था में होनी चाहिए। यानी कि क्षमता होनी चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था के पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वह त्वरित निर्णय कर सके, वह विभिन्न परिस्थितियों का समाधान कर सके। नेक्स्ट विशेषताएं हैं विभिन्नीकरण। लुसियन पाई के अनुसार विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्नीकरण भी होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। विभिन्नीकरण मतलब यह कहते हैं कि जो संरचनाएं हैं उस संरचनाओं का विभिन्नीकरण होना चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होनी चाहिए और हर संरचनाओं के कार्य अलग अलग होने चाहिए। ऐसा न हो कि एक ही संरचना सभी प्रकार के कार्यों को संपादित करे। यानी कि विभिन्न कार्यों के लिए जो राजनीतिक संरचनाएं होती हैं, राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, वह राजनीतिक संस्थाएं अलग अलग होना चाहिए। और राजनीतिक संस्थाओं का कार्यात्मक दृष्टि से विभाजन होना चाहिए।
और इसके साथ ही साथ विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में, यानी कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं या राजनीतिक संरचनाओं में एकीकरण और समन्वय भी होना चाहिए। बिना एकीकरण और समन्वय के हम राजनीतिक व्यवस्था की सफलता की बात नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कार्यपालिका हो गई, व्यवस्थापिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, व्यवस्थापिका हो गई, ये विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं। कार्यपालिका, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की, तो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होनी चाहिए और उन संरचनाओं के द्वारा अलग अलग कार्य संपादित किए जाने चाहिए। इन विभिन्न प्रकार की संरचनाओं में एक रूपता होनी चाहिए और एक रूपता के साथ साथ सामंजस्य और समन्वय भी होना चाहिए। तो इस तरह से यह कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संरचनाओं की विविधता होनी चाहिए, विभिन्नीकरण होना चाहिए। सारे कार्य एक ही संस्था के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। सारे कार्य एक ही संस्था के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि राजतंत्री शासन व्यवस्था में, मोनार्की सिस्टम में, राजतंत्री शासन व्यवस्था में जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वह कार्यपालिका संबंधी हो, व्यवस्थापिका संबंधी हो, न्यायपालिका संबंधी हो, वह सारे कार्य एक ही संस्था के द्वारा किए जाते हैं। ऐसे में हम राजनीतिक विकास की बात नहीं कर सकते हैं। जब विभिन्न संरचनाओं को विभिन्न कार्य दिए जाएं और वह कार्य सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक संपादित करें, विभिन्न संरचनाओं में एकीकरण हो, समन्वय हो, और इसके अलावा विभिन्न छोटी छोटी संस्थाएं हैं, विभिन्न छोटी छोटी संस्थाएं हैं जिनका उस राजनीतिक व्यवस्था में योगदान, जैसे राजनीतिक दल हो गया, दबाव समूह हो गया, कुछ गैर सरकारी संगठन हो गए, इन सबका राजनीतिक व्यवस्था में योगदान होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होनी चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को या ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को हम कह सकते हैं कि उस देश का राजनीतिक विकास हुआ है। आइए अब देखते हैं आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषताएं क्या हैं। आमंड और पावेल भी लुसियन पाई की तरह से यह भी 3 प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। पहला है भूमिका विभिन्नीकरण, रोल डाइवर्सिफिकेशन, भूमिका विभिन्नीकरण। जैसा कि लुसियन पाई का कहना है कि विभिन्न संरचनाओं का विभिन्नीकरण होना चाहिए। तो यहां ये कहते हैं, आमंड और पावेल भी अध्ययन करते हैं विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का। तो आमंड और पावेल का कहना है कि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि विभिन्न देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं तो हैं, लेकिन संरचनाएं अपना कार्य नहीं कर पा रही हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के राजनीतिक समाजों में एक ही संरचनाओं के द्वारा विभिन्न कार्य संपादित किए जाते हैं। संरचनात्मक विभिन्नता होने के बाद भी, संरचनात्मक विभिन्नता या संरचनात्मक डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद भी एक ही संस्था वहां पर प्रमुख रहती है। वही संस्था सभी प्रकार के कार्यों को संपादित करती है। जैसे हम चीन की राजनीतिक व्यवस्था को देख सकते हैं। चीन में भी साम्यवादी दलों की भूमिका है और साम्यवादी दल की भूमिका है। साम्यवादी दल सारे कार्य करती है, वही न्यायपालिका को अधिकार देती है, वही कार्यपालिका को अधिकार देती है और वही विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करती है। तो इस तरह से आमंड का कहना है कि कुछ देशों में राजनीतिक विभिन्नीकरण तो है, लेकिन भूमिका विभिन्नीकरण नहीं है। एक ही संस्थाओं के द्वारा अन्य संस्थाओं के कार्यों का भी निष्पादन किया जाता है। इसी तरह से हम सोवियत रूस के संरचनाओं को देख सकते हैं। सोवियत संघ रूस में संरचनाओं का विभिन्नीकरण तो है, लेकिन भूमिका का विभिन्नीकरण नहीं है। तो यह कहते हैं कि यह कहते हैं कि भूमिका विभिन्नीकरण के लिए यह आवश्यक है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका अलग अलग हो और कार्यपालिका केवल कार्यपालिका संबंधी कार्य करे, जैसे कि प्रशासन संबंधी कार्य करे, योजना बनाने का कार्य करे, और कार्यपालिका केवल यही सब कार्य करे। व्यवस्थापिका केवल विधि निर्माण करे, न्यायपालिका केवल न्यायिक कार्य करे। इसी तरह से विभिन्न संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं को जो दायित्व दिया जाता है वह संस्थाएं केवल वही कार्य करें, वह दूसरे की संस्थाओं में या दूसरे के कार्यों में इंटरफियर न करे, हस्तक्षेप न करे। यही क्या है? भूमिका विभिन्नीकरण है। यानी कि सबकी भूमिका अलग अलग होती है और सभी राजनीतिक संस्थाएं अपने भूमिका का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक, निष्पक्षता पूर्वक करें। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, ये विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं हैं। चुनाव आयोग है
और इसी तरह से विभिन्न प्रकार के आयोग हैं, तो सारे संस्थाएं जितनी होती हैं उनकी भूमिका अलग अलग होनी चाहिए और किसी भी संस्थाओं को अन्य संस्थाओं में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कार्यों का विभिन्नीकरण होना चाहिए, भूमिका का विभिन्नीकरण होना चाहिए। इसी तरह से यह कहते हैं कि उपव्यवस्था की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी ऑफ सब सिस्टम। यह कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की जो उपव्यवस्थाएं होती है, एक व्यवस्था होती है और व्यवस्था के अधीन जो व्यवस्था होती है उसको हम उपव्यवस्था कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो उपव्यवस्थाएं होती हैं उन उपव्यवस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान किया जाना चाहिए, स्वतंत्रता प्रदान किया जाना चाहिए, स्वायत्तता प्रदान किया जाना चाहिए, स्वायत्तता प्रदान किया जाना चाहिए। स्वायत्तता का मतलब होता है कि उनको कुछ आजादी प्रदान किया जाना चाहिए, उसमें कार्यपालिका का या सरकार का बहुत अधिक इंटरफियर नहीं हो। जिस तरह से यह कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की, और इस तरह से यह कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं, विभिन्न प्रकार के आयोग होते हैं और इन आयोगों को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। यह अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते रहें। सरकार की या प्रशासन तंत्र की बहुत अधिक भागीदारी या बहुत अधिक हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए, इनको स्वायत्त कर देना चाहिए। जैसे हम न्यायपालिका को भी देख सकते हैं, चुनाव आयोग को देख सकते हैं, चुनाव आयोग को देख सकते हैं, चुनाव आयोग को भी स्वायत्तता प्राप्त होती है। इसी तरह से विभिन्न देशों में स्वतंत्र नियामकी आयोग का गठन किया गया है। यह स्वतंत्र नियामकी आयोग भी अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं, स्वायत्त होते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार की जो उपव्यवस्थाएं होती हैं वह उपव्यवस्थाओं को स्वायत्तता देने के पक्ष में है, स्वायत्तता देने के पक्ष में समर्थन करते हैं और वह कहते हैं कि राजनीतिक विकास के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। यह विशेषता है राजनीतिक विकास की कि विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं वह स्वतंत्र होती हैं, स्वायत्त होती हैं। लौकिकीकरण, सेकुलराइजेशन, लौकिकीकरण का यह तात्पर्य होता है कि लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी हो, यानी कि जिस तरह से लुसियन पाई क्या कहते हैं कि समानता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, सभी नागरिकों को समानता प्राप्त होनी चाहिए राजनीतिक कार्यों में, राजनीतिक प्रक्रियाओं में, राजनीतिक भागीदारी में। इसी तरह से यह कहते हैं कि लौकिकीकरण होना चाहिए राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था के दरवाजे सभी के लिए खोल देने चाहिए, यानी कि सभी लोगों की भूमिका उस राजनीतिक व्यवस्था में होनी चाहिए और इस राजनीतिक व्यवस्था और इस लौकिकीकरण में समानता का भाव निहित होता है। लौकिकीकरण का मतलब होता है कि सभी लोगों के अभिवृद्धियों में परिवर्तन, यानी कि सभी लोगों की रुचि में परिवर्तन होता है। विभिन्न प्रकार के समाज होते हैं, सारे समाज उस राजनीतिक व्यवस्था की तरफ आकर्षित होते हैं। सभी समाजों को राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी लेने की खुली छूट दे दी जाती है, अपना विचार व्यक्त करने के, विभिन्न संघ बनाने की, विभिन्न समुदाय बनाने की खुली छूट दे दी जाती है और इन सभी समुदायों, संघों की उस राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, किसी भी प्रकार का समाज हो। यानी कि यह एक तरह से धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करते हैं, जैसा कि सेकुलराइजेशन, इसका मतलब ही होता है धर्मनिरपेक्षता। और यहां पर आमंड और पावेल ने धर्मनिरपेक्षता को लौकिकीकरण के रूप में लिया है, यानी कि लौकिकीकरण के रूप में लिया है। इनका कहना है कि सबके लिए व्यवस्थाएं समान होनी चाहिए, सबकी समान रूप से भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि सर्व समाज की भागीदारी उस राजनीतिक व्यवस्था में होनी चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि जो राजनीतिक विकास की विशेषताएं लुसियन पाई और आमंड पावेल के द्वारा बताई गई हैं वह लगभग समान है, केवल थोड़ा बहुत दृष्टिकोण का अंतर है, थोड़ी बहुत केवल विभिन्नताएं हैं। आइए अब देखते हैं राजनीतिक विकास के साधन। आइए अब देखते हैं राजनीतिक विकास के साधन। राजनीतिक विकास के साधन क्या है और राजनीतिक विकास के बाधक तत्व कौन से हैं? बाधक तत्व कौन कौन से हैं? राजनीतिक विकास के साधन। किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का विकास तभी हो सकता है जब उसमें जो राजनीतिक दल हैं, क्योंकि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वहां पे राजनीतिक दल अनिवार्य है। राजनीतिक दल जो होते हैं किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का प्राणवायु होते हैं। राजनीतिक दल प्राणवायु होते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था को जीवन प्रदान करते रहते हैं, या लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवन प्रदान करते हैं। लोकतंत्र किसी देश में है तो राजनीतिक दल अनिवार्य होगा, या एक दलीय हो सकता है, या बहुदलीय हो सकता है, या द्विदलीय हो सकता है। राजनीतिक दल अनिवार्य होता है। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक दल जो होते हैं यह विभिन्न कार्यक्रमों को अपने
घोषणाओं में समाहित करते हैं, विभिन्न योजनाओं को समाहित करते हैं, जनता को मोटिवेट करते हैं, जनता को शिक्षित करते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं? राजनीतिक भर्ती करते हैं, राजनीतिक सूचनाएं लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को राजनीतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व करते हैं और लोगों को राजनीतिक गतिविधियों की तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये जो राजनीतिक दल होता है, यह भी किसी भी देश के राजनीतिक विकास का साधन होता है। फिर हम सेना को देख सकते हैं। सेना, किसी भी देश की यदि सेना मजबूत है तो जब सैन्य तंत्र मजबूत होता है तो सैन्य तंत्र वहां की राजनीतिक व्यवस्था को आधार प्रदान करता है, राजनीतिक व्यवस्था को शक्ति प्रदान करता है, राजनीतिक व्यवस्था को शक्ति प्रदान करता है और सेना के आधार पर ही हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जितने भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं या जितने भी देश हैं, सारे देशों में सैन्य शक्ति को सर्वोच्च शक्ति के रूप में आंका जा रहा है। जिसके पास सर्वोच्च सैन्य शक्ति है वह सबसे अधिक शक्तिशाली है। जैसे अमेरिका को देख सकते हैं, रूस को देख सकते हैं, चीन को देख सकते हैं और भारत को देख सकते हैं, फ्रांस को देख सकते हैं, विभिन्न देशों को देख सकते हैं जहां की सैन्य शक्ति मजबूत हो रही है और इसी सैन्य शक्ति के आधार पर हम अपना राजनीतिक विकास करते हैं। जितना भी सैन्य शक्ति का विकास होता है उतना राजनीति का भी विकास होता है, उतना उस राजनीतिक व्यवस्था का भी विकास होता है। तो सेना, जिस देश में सेना मजबूत होती है और सेनाएं अपना ईमानदारी पूर्वक कार्य करती हैं, राष्ट्र के प्रति कार्य करती हैं, राष्ट्रीय हितों के प्रति समर्पित होती है, वहां पर सेना उस देश की राजनीतिक व्यवस्था में अभिवृद्धि करती है। क्रांतिकारी या चमत्कारी नेतृत्व, क्रांतिकारी और चमत्कारिक नेतृत्व भी होता है किसी देश के राजनीतिक विकास में, वहां के राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन में, वहां के राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन में। जैसे हम देख सकते हैं कि सोवियत संघ रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है, उसके नेता होते हैं लेनिन, उसके नेता होते हैं। इसी तरह से चीन में देख सकते हैं कि माओ के नेतृत्व में 1949 में क्रांति होती है, माओ के नेतृत्व में 1949 में क्रांति होती है। इसी तरह से भारत को हम देख सकते हैं, भारत में विभिन्न राजनेताओं के नेतृत्व में क्रांति होती है और फिर लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना होती है। जैसे कि महात्मा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व होता है, जवाहरलाल नेहरू होते हैं, इत्यादि विभिन्न नेता होते हैं जिन्होंने की राज्य व्यवस्था में परिवर्तन करने का कार्य किया, अपने भारत को स्वतंत्र कराने का कार्य किया और भारत में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना के निर्माण में इन्होंने सहयोग दिया। तो इस तरह से किसी भी देश की क्रांतिकारी या चमत्कारिक नेतृत्व के द्वारा भी उस देश की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। आधुनिक नौकरशाही, जो हमारी नौकरशाही होनी चाहिए वह आधुनिक होना चाहिए, नौकरशाही में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होना चाहिए। वहां पे जो नौकरशाही के कार्य करने के जो तरीके हैं, जो परंपरागत तरीके होते हैं, उन परंपरागत तरीकों को आधुनिक तरीके से संपादित करें। नौकरशाही का भी मशीनीकरण हो, जैसे कि डिजिटलाइजेशन हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, सुशासन हो, इत्यादि विभिन्न प्रकार की विशेषताएं नौकरशाही में हो और नौकरशाही सरकार के प्रति, देश के प्रति प्रतिबद्ध हो, सरकार और देश के प्रति प्रतिबद्ध हो, जनता के प्रति प्रतिबद्ध हो। जब नौकरशाही जनता के प्रति प्रतिबद्ध होगी, देश के प्रति प्रतिबद्ध होगी, तो विभिन्न प्रकार के जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर किया जा सकता है। तो आधुनिक नौकरशाही है, यह भी, इसके द्वारा भी हम राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाते हैं या राजनीतिक विकास के अभिवृद्धि में यह सहयोग प्रदान करता है। पांचवा है राष्ट्रीयता की भावना। हर देश के अंदर राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए और सभी लोगों को, सभी नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च हित के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि राष्ट्रीय हितों के लिए अपने हितों का बलिदान देना हो तो हमें अपने हितों का बलिदान दे देना चाहिए। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, त्याग का भाव होना चाहिए, निष्ठा का भाव होना चाहिए, देशभक्ति का भाव होना चाहिए। चाहे भले ही हम विभिन्न जातियों में, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न क्षेत्रों में बटे हों। जैसे हम भारत को ले सकते हैं, भारत में विविधता में एकता है। यहाँ पे अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक क्षेत्र हैं, भौगोलिक विविधता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विविधता है। लेकिन यह सब होते हुए भी भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं वह अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी क्षेत्र को हो, सबको एक ही भूमि के प्रति निष्ठा है। वह भूमि कौन सी है? भारत के प्रति सबका लगाव है। तो अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च हित के रूप में प्राथमिकता देनी चाहिए। और इस तरह से
जब लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना होगी, राष्ट्रीयता की भावना का संचार होगा, तभी वह राष्ट्र के प्रति या देश के प्रति, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति वह सहयोग कर सकते हैं। उनमें राष्ट्रीय चेतना होनी चाहिए। इसी तरह से राजनीतिक सहभागिता है, लोगों की राजनीतिक सहभागिता होनी चाहिए, अधिक से अधिक राजनीतिक सहभागिता होनी चाहिए। आधुनिकीकरण है, हम समय के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ हम अपनी व्यवस्थाओं में कुछ नए नए चीजों को समाहित करते रहें। जैसे कि चुनाव प्रणाली है, चुनाव प्रणाली को परिवर्तित करते रहें। प्रशासनिक तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र को परिवर्तित करते रहें। विधि निर्माण की प्रक्रिया को परिवर्तित करते रहें, यानी कि आधुनिक तत्वों का उसमें समावेश करते रहें अपनी राजनीतिक व्यवस्था में, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण करते रहें। जैसा कि विभिन्न विद्वानों का कहना, जैसा कि कुछ विद्वानों का कहना है कि आधुनिकीकरण ही राजनीतिक विकास है। जब किसी राजनीतिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण होता है, वही राजनीतिक विकास होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि राजनीतिक विकास के विभिन्न साधन हैं। राजनीतिक दल, सेना, क्रांतिकारी या चमत्कारिक नेतृत्व, आधुनिक नौकरशाही, राष्ट्रीयता की भावना, राजनीतिक सहभागिता की भावना, आधुनिकीकरण। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, विशेषताएं और साधन। आइए अब देखते हैं राजनीतिक विकास में बाधक तत्व, राजनीतिक विकास को बाधित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन सी कमियां ऐसी हैं जिनके कारण किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का विकास नहीं हो सकता है। जैसे बाधक तत्वों में हमने विभिन्न तत्वों को उल्लेख किया है, विभिन्न तत्वों का उल्लेख किया है। जैसे अशिक्षा है, आर्थिक पिछड़ापन है, सांप्रदायिकता या सामाजिक विद्वेष है, राजनीतिक दलों का सिद्धांत विहीन होना है, कुशल नेतृत्व का अभाव है, धर्मनिरपेक्षता का अभाव है, लौकिकरण का अभाव है। ये विभिन्न ऐसे तत्व हैं जो कि किसी भी राजनीतिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का विकास नहीं हो पाता है। तो जैसे कि हम पहला लेते हैं अशिक्षा। अशिक्षा, जैसा कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को पूर्ण किया जा सकता है, व्यक्ति की बुराइयों को दूर किया जा सकता है, व्यक्ति में चेतना जागृत किया जाता है, उचित अनुचित का ज्ञान कराया जाता है। जब लोगों के अंदर शिक्षा नहीं होगी तो वह अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण नहीं होगा, अपने समाज के प्रति समर्पण नहीं होगा। तो शिक्षा राष्ट्र के उत्थान करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के उत्थान के साथ ही साथ शिक्षा के द्वारा नागरिकों का भी उत्थान होता है। तो अशिक्षा अज्ञानता को जन्म देती है। अशिक्षा जो होती है वह अज्ञानता को जन्म देती है, और अज्ञानी पुरुष कभी भी कोई सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य या निष्ठावादी कार्य नहीं कर सकता है, अपने देश के प्रति समर्पण नहीं रख सकता है। जैसे हम भारत को ले सकते हैं, 1857 के पहले की स्थिति क्या थी और 1857 के पश्चात स्थिति क्या थी। 1857 के पहले उतनी राजनीतिक चेतना नहीं थी, अशिक्षा उतनी राजनीतिक चेतना नहीं थी, क्योंकि शिक्षा का अभाव था, लोग अशिक्षित थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षित होते चले गए, उनका अपने देश के प्रति समर्पण, देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने लगी। देश के प्रति समर्पण और देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने लगी, और फिर विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत होने लगी। तो अशिक्षा राजनीतिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करती है। इसी तरह से आर्थिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन, चूंकि जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था के द्वारा ही राजनीतिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। यदि किसी भी देश के पास पैसा नहीं है तो वह बहुत ही पिछड़ा होगा। आर्थिक पिछड़ापन जो होता है वह विकास नहीं कर पाता है। यदि किसी देश के पास पैसे के अभाव है, तो पैसे के अभाव में या उद्योग धंधों के अभाव में वहां पर गरीबी, बेकारी, भूखमरी इत्यादि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक सामाजिक समस्याएं विद्यमान हो सकती हैं। जैसे नाइजीरिया को देख सकते हैं, या अफ्रीका के कुछ कंट्री को देख सकते हैं, एशिया के कुछ कंट्री को देख सकते हैं, जहां जिन देशों में आर्थिक पिछड़ापन है वहां आज भी जो सरकारें हैं वह परंपरागत तरीके से चल रही हैं। उस देश का राजनीतिक विकास नहीं हो पाया है। इसी तरह से सांप्रदायिकता या सामाजिक विद्वेष है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जन्म 1947 में होता है, और पाकिस्तान आज भी बहुत अधिक प्रगति नहीं कर पाया है। जो भी उसने किया है वह विभिन्न देशों के सहयोग से किया है। आज भी वहां पर संप्रदायवाद है, आज भी वहां पे सांप्रदायिकता के आधार पर सरकारें चलती रहती हैं। विभिन्न प्रकार के मतभेद हैं। इसी तरह से हम विभिन्न राज्यों को देख सकते हैं कि जिन राज्यों में सांप्रदायिकता है या सामाजिक विद्वेष है, समाज में विभिन्न प्रकार के भेदभाव हैं, वह समाज विकास नहीं कर पाता है। जब समाज नहीं विकास कर पाएगा तो देश भी विकास नहीं कर पाता है। राजनीतिक दलों का सिद्धांत विहीन होना, जब राजनीतिक दल के पास कोई सिद्धांत नहीं रहता है, कोई कार्यक्रम नहीं रहता है, कोई नीतियां नहीं होती है, कोई दर्शन नहीं होता है, तो यह भी देश के विकास में सहयोग नहीं दे पाते हैं।
इनके द्वारा भी राजनीतिक विकास कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दलों का निर्माण क्षेत्र के आधार पर होता है, भाषा के आधार पर होता है, जाति के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो बुराइयां होती हैं, इन्हीं बुराइयों के आधार पर राजनीतिक दलों का जन्म होता है, जो कि सामाजिक विघटन पैदा करती हैं, राजनीतिक विघटन पैदा करती हैं, धार्मिक विघटन पैदा करती हैं। और इस तरह से जब राजनीतिक दलों के पास कोई सिद्धांत नहीं होता है तो वह राजनीतिक विकास में कोई सहयोग नहीं कर पाते हैं, उनका कोई सहयोग राजनीतिक विकास में नहीं होता है, राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन में नहीं होता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कुशल नेतृत्व का अभाव। आपकी शासन व्यवस्था कितनी भी बेहतर क्यों न हो, यदि उस राजनीतिक व्यवस्था में कुशल नेतृत्व नहीं है तो फिर वह राजनीतिक विकास नहीं कर पाता है। धर्मनिरपेक्षता का भाव, लौकिकीकरण का भाव। धर्मनिरपेक्षता का मतलब कि जहां पर धार्मिक आधार पर सरकारों का गठन किया जाता है, वह देश भी अपना विकास नहीं कर पाता है। विभिन्न देशों को हम देख सकते हैं जहां पे केवल धार्मिक आधार पर सरकारों का गठन किया गया है, उस देश के नागरिक आज भी अपने अधिकारों से वंचित है। विभिन्न धर्म के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, या उनका दमन कर दिया जाता है, या उनकी हत्याएं कर दी जाती है, या धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। तो ऐसे देश में राजनीतिक विकास, ऐसे देश में संपूर्ण रूप से राजनीतिक विकास नहीं हो सकता है। लौकिकीकरण का मतलब है कि समतामूलक समाज की स्थापना की जाए, समतामूलक समाज की स्थापना की जाए। राजनीतिक व्यवस्था में सभी लोगों की भागीदारी हो। और जिन देशों में लौकिकीकरण का अभाव है, यानी कि समतामूलक समाज की स्थापना जिन देशों में नहीं की गई है, एक विशेष वर्ग के लोग, विशेष जाति के लोग, विशेष धर्म के लोग राजनीतिक सत्ता पे काबिज किए हुए हैं, राजनीतिक सत्ता को हथियाए हुए हैं, ऐसे देशों में राजनीतिक विकास नहीं हो सकता, या राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात हम नहीं कर सकते हैं, विकास की बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कई समाजों में देखते हैं, कई राज्यों में देखते हैं कि जो वहां पर सत्ता होती है वंश परंपरागत होती है, और वंश परंपरागत जब होती है तो लौकिकीकरण का अभाव होता है, लोगों की पूर्ण भागीदारी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका राजनीतिक कार्यों में नहीं होती है, लोग सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं। जैसे हम चीन में देख सकते हैं, रूस में देख सकते हैं, उत्तर कोरिया में देख सकते हैं, जहां पर सर्वाधिकारवादी सरकार की स्थापना है या एक दलीय शासन का प्रभुत्व है, वहां पे दूसरा दल पनप नहीं सकता है। तो ऐसे देशों में लौकिकीकरण का अभाव है। तो इस तरह से जिन देशों में लौकिकीकरण का अभाव होता है उसमें हम संपूर्ण राजनीतिक विकास की बात नहीं कर सकते हैं। आर्थिक विकास तो हो सकता है लेकिन राजनीतिक विकास नहीं हो सकता है। तो ये सारे कुछ बाधक तत्व हैं जो राजनीतिक विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को राजनीतिक विकास की विशेषताएं, राजनीतिक विकास का साधन और राजनीतिक विकास के बाधक तत्वों से अवगत कराया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा राजनीतिक आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।